हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स का आज जो हमारा चैप्टर है, एक नया चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में या पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं कि हमने पहले एक बार वैद्युत को पढ़ा और उसके प्रभाव से एक बार आपने क्या पढ़ा, वैद्युत को पढ़ा और उसके प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का जो रिलेशन निकल के आया प्रेरण द्वारा जो है आपने कई जगहों पे ये पढ़ा कि जो है आपका जो वैद्युत है वो उसके प्रभाव को चुंबकीय हो जाएगा। और आपने पिछले चैप्टर में आपने कहा कि यदि कोई धारा प्रयुक्त होती है, यानी कोई मेन धारा है और उसके साथ अगर कोई प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो ये मेन धारा और प्रेरित धारा की दिशा जो है क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है और जिसे आपने प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना। आज जो हमारा ये चैप्टर है, जो ये प्रत्यावर्ती धारा है, इस धारा में दो चीज़ें आपकी मुख्य होती हैं, जो है एक है चुंबकीय धारा और एक है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा जिस तरीके से चलती है उसके लंबवत, उसी के वैद्युत धारा के ही लंबवत क्या चलती है, एक चुंबकीय धारा चलती है। ठीक, वैद्युत धारा के ही लंबवत क्या करती है, चुंबकीय धारा चलती है। ठीक, ये चुंबकीय धारा, इससे 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो जो एसी करंट जो चल रही थी वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? वो इसलिए जानी जाती है क्योंकि जो आपकी ये तरंग है, ठीक है, जो आपकी ये जो तरंग आती है, एक तो आपकी वैद्युत की वजह से हुई है, वैद्युत की और ये जो हुआ है ये मान लो प्रेरित धारा होगी। अगर प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा किसके कारण होती है, चुंबकत्व के कारण। प्रेरित धारा किसके कारण होती है, चुंबकत्व धारा। इस चैप्टर में हम लोगों को यही चीज़ पढ़नी है कि कैसे धारा, जब आपने पूरी एसी धारा को पढ़ लिया तो कैसे एसी धारा एक तरंग की तरह व्यवहार करती है। जैसे हमारे मोबाइल में अगर नेटवर्क की बात करें तो मोबाइल में जो नेटवर्क आते हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंग का एक बढ़िया उदाहरण है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस टॉपिक से ज़्यादातर आपको याद करना पड़ेगा। ज़्यादातर इसमें ज़्यादा 2-3 पॉइंट हैं जो मेन हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। छोटे चैप्टर में बट याद आपको बहुत ज़्यादा करना है। याद करने का मतलब है कि यहाँ पे एक रीडिंग दी रहती है, एक्सरे का उत्तान कहाँ होता है, कौन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करती है। ठीक है, वो सारी धाराएँ ज़्यादा याद करने के लिए आती हैं। इस चैप्टर से ज़्यादातर जो है 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ईडी करंट ईडी करंट क्या होती है, तो ईडी करंट तो पिछले भी चैप्टर में बन सकता था। इस चैप्टर से जो मेन क्वेश्चन बनता है वो आता है विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा। और धारा, ये धारा विस्थापन धारा ही क्यों कही जा रही है, तो इसका एक मेन वो ये होता है जिसको मैक्सवेल ने दिया था। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें 3-4 पॉइंट है, उसी को मेन देखना है। देखिए, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया। ठीक है, तर्क ये प्रस्तुत किया कि यदि कोई धारा बहती है, ठीक है, तो वो धारा कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल से कोई तार तो गया नहीं है, हमारे मोबाइल से और नेटवर्क, वो जो नेटवर्क का वो है, उससे तो कोई तार आया नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी ये किसी वायर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है।
अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझ में आती है, मैक्सवेल के जो समीकरण हैं उन्हें आपको याद करना है। फिलहाल यहाँ से आते हैं, देखते हैं। देखिए, मैक्सवेल के समीकरण को भरने वाली एक महत्वपूर्ण वैद्युत चैनल का अस्तित्व होना है जो कि अंतरिक्ष में संचारित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए, ये सब तो कहानी है, जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लगभग बराबर थी। इसमें हमने इस प्रकार से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने पहुंचे कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। हाँ, एक आपको डेरिवेशन कराया गया होगा, μ0 एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट 0 इक्वल टू c। ये एक डेरिवेशन ये दिखाता है ये चुंबकीय क्षेत्र है का, और ये है वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। इस समीकरण से आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश है वो किसका है? वो वैद्युत तथा चुंबकीय, यानी वैद्युत का ये एप्सिलॉन नॉट आता है, आपने पढ़ा होगा कूलॉम्स के नियम में, और चुंबकीय यानी ये चुंबकीय उसका जो है क्या होता है? अंडर रूट यहाँ लगता है भैया, ठीक है। इस समीकरण से आप ये जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरह व्यवहार करता है। यही चीज़ इन्होंने कहा है कि अगर इस वाले इक्वेशन से हम लोग प्रूव करते थे तो यहाँ c² आ जाता, c² को हटाने के लिए अंडर रूट लगा देते थे इधर। हर्ट्ज ने प्रयोग द्वारा वैद्युत तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित किया है। तो पहली बार किसने किया था? हर्ट्ज ने। मार्कोनिक ने आविष्कारों को यथावत कर दिया, ठीक है। संचार की क्रांति आज इसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संपूर्ण वर्गक्रम जो कि गामा किरण है से दीर्घ तरंग तक फैला हुआ है, जिसके विषय में चर्चा की जाएगी। जो इसमें पहला टॉपिक आता है वो है विस्थापन धारा। अब जरा विस्थापन धारा होगी कैसे, ठीक है, और ये कैसे निकलेगी? तो इन्होंने क्या किया, विस्थापन धारा, जरा इसको एक बार देख लेते हैं क्या है थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिया है। मैक्सवेल ने दर्शाया एक तार्किक संगत के लिए आवश्यक है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें। यह प्रभाव बहुत ही महत्व का है क्योंकि रेडियो तरंग, गामा तरंग और दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अन्य सभी वैद्युत तरंग के अस्तित्व की व्याख्या करता है। इसे देखने में परिवर्तनशील है, ठीक है। इसमें काम क्या किया गया, पहले आप जब समझते हैं विस्थापन धारा। तो हमारा जो टॉपिक है वो यहीं से शुरुआत होता है, विस्थापन धारा, ठीक है। विस्थापन धारा ये होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो जरा समझिए, इसका एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग ये करते हैं, एक संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र के बाह्य क्षेत्र में किसी एक बिंदु P से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें जिस पर R त्रिज्या का एक समतल लूप बना, वृत्ताकार बना हो। तो देखिए, इसमें करना क्या है जरा समझिए। एक यहाँ पे इन्होंने लूप बना लिया। अब इन्होंने कहा कि यहाँ से एक धारा जा रही है I, यहाँ से एक धारा क्या जा रही है? I। इस धारा के बहने के कारण जब ये धारा यहाँ पे जाएगी तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ये आप देख सकते हैं, ठीक। इन्होंने पाया कि ये जो धारा यहाँ से इस प्लेट पे आई, ठीक, तो इस प्लेट से जब यहाँ पे करंट जा रही है तो करंट यहाँ लूप से होकर के जाएगी, और जब लूप में करंट जाएगी तो आपने पढ़ा है किसी वृत्ताकार लूप में अगर करंट बहती है, एम्पियर का परिपथीय नियम आपने पढ़ा है, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा? वो होगा B = BL = μ0I। जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना चुंबकीय क्षेत्र और इसकी लंबाई। तो L अगर देखा जाए इस वृत्ताकार का तो कितना होगा? 2πr, क्योंकि वृत्ताकार के लिए आ जाएगी परिधि, और यहाँ से अगर आप B की वैल्यू निकालें तो B = हो जाता है μ0/I/2।
2 पाई। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो ये हो जाएगा, B = μ0/। जरा इसको एक बार समझिएगा। यदि एक संधारित्र को से एक कॉइल अटैच कर दिया जाए एक टर्मिनल से और यहाँ से धारा प्रवाहित की जाए, तो हम ये देखते हैं कि इस संधारित्र के कारण आपके इस लूप के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक धारा प्रयुक्त होगी। ठीक है, इस लूप के कारण क्या हो जाएगी, एक धारा प्रयुक्त होगी, जिसके कारण यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी जिसे आप कहेंगे प्रेरित धारा। इसे आप कहेंगे क्या, प्रेरित धारा। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। ठीक है।